Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 9 Civics chapter 1st. What is democracy? Why democracy? Part 3rd. लास्ट लेक्चर वीडियो में हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पर डिस्कशन कर रहे थे और हमने ये जाना था कि एक्चुअल में लोकतांत्रिक देश उसे कहते हैं जहां पर निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज elected by the people. In today's lecture video, we will discuss about second feature, free and fair electoral competition, अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Kawanguo Renmin Daibiao Dahui नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद को कवांगुओ रेमिन दाइबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हर 5 इयर्स बाद होता है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस has the power to appoint the president of the country. चीनी संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। It has nearly 3,000 members elected from all over China. इसमें पूरे चीन से करीब 3,000 सदस्य आते हैं। Some members are elected by the army. और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. परंतु चुनाव लड़ने के पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। Only those who are members of the Chinese Communist Party or at smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 to 2003. The government is always formed by the Communist Party. 2002 से लेकर 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी और चीन में सरकार सदा ही कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इवन मैं बताना चाहूंगी आपको कि पहले जो चीनी राष्ट्रपति का पद था उस पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की अनुमति प्राप्त थी, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली उसमें संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनको आजीवन राष्ट्रपति पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है। एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। इसमें चाइना के बारे में बताया गया है कि जो चाइनीज संसद है उसमें 3,000 मेंबर्स होते हैं। जो चीनी राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार संसद को है। कोई भी उम्मीदवार जिसे चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ने के पूर्व उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना जरूरी होता है। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ने के लिए हाँ करती है तो वो चुनाव लड़ता है, यदि ना करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और 2002 और 3 में
जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध छोटी पार्टियां ही चुनाव में भाग ले पाई थी और आज तक सदा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती आई है। ऐसे में क्या आप चीन को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? चीन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? दूसरा जो वाक्य है वो मैक्सिको का है। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule. 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्शंस यानी चुनाव कराए जाते हैं और मैक्सिको में कभी भी आर्मी रूल यानी सेना का शासन या डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही कभी नहीं रहा। But until 2000, every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी है, सिर्फ उसे ही जीत मिलती थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। हालांकि विपक्षी दल चुनाव में भाग लेते थे पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं होती थी। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. PRI पार्टी चुनाव में जीतने के लिए अच्छे बुरे हर तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए कुख्यात थी। इवन उसने सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिसेज में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया था। सरकारी स्कूलों के टीचर्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए भी PRI को वोट देना अनिवार्य था। Media largely ignored the activities of opposition political parties, except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI sent a large sum of money in the campaign for its candidates. मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में पोलिंग बूथ यानी मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट डाल ही नहीं पाते थे। इसके अलावा PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। Should we consider the election described above as examples of people electing their rulers? क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? Reading these examples, we get a sense that we can't. इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. चीन के
चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प होता ही नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। In China, they have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? लोगों के पास शासक दल और उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट डालना होता है। क्या हम इसे मनपसंद का चुनाव कह सकते हैं? In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice, they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated. Even if people were against it, these are not fair elections. और मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जाता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वास्तव में वहां चुनाव निष्पक्ष थे ही नहीं। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives. इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। If they wish so, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हो। Shall find out more about a democratic election in chapter 3. लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम चैप्टर 3 में और बातें जानेंगे। इस तरह से आपने सेकेंड फीचर देखा कि लोकतंत्र वास्तव में तभी कहा सकता है जब वहां पर उस कंट्री में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाएं, वहां लोगों के पास कई चॉइस हो और लोग जो है अपनी चॉइस के बेस पर अपने लीडर को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। नाउ थर्ड फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. हमने पहले पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात देश में 18 साल से ऊपर के वे व्यक्ति देश में 18 साल से ऊपर के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, उनकी बर्थ प्लेस कुछ भी हो, उनके एजुकेशन का लेवल कुछ भी हो, वो रिच हो पुअर हो, उन्हें वोट डालने का समान अधिकार होगा। ठीक है, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। This principle has now come to be accepted
almost all over the world. And there are many instances of denial of equal right to vote. अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया गया है, मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता है। यानी एस्टोनिया एक कंट्री है, यहाँ पे जो है सिटीजनशिप के रूल इस तरह से हैं कि जो वहाँ पे रूसी माइनर पीपल्स हैं, ठीक है, जो वहाँ रूसी ग्रुप्स हैं, ये माइनॉरिटी में हैं और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, या उनको जो है सिटीजनशिप के बेस पर वोट डालने का जो अधिकार है वो मुश्किल से मिल पाता है। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो फिजी के मूलवासी हैं, जो मूलतः फिजी के रहने वाले ही हैं, उनके वोट की वैल्यू भारतीय मूल के फिजी लोगों के वोट की वैल्यू से ज़्यादा है। Democracy is based on a fundamental principle of political equality that gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. We shall read more about it in chapter 3. लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता के बारे में भी जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमने अब तक लोकतंत्र के 3 फीचर्स पर डिस्कशन कर लिए। पहला फीचर्स क्या था कि अल्टीमेटली जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि लोगों के पास जो चुनाव होने चाहिए वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। जो थर्ड हमारा फीचर्स है जो हमने देखा कि हर नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति के वोट का मूल्य भी समान होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले फीचर्स पे हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। आज की वीडियो से कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।